हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके प्यारे से चैनल प्रीतम एकेडमी में। तो दोस्तों, मैं हूं सूरज कुमार। तो हमारा जो आज का वीडियो है, बेसिकली आप लोग देख रहे होंगे, यह जो सरकार द्वारा जारी किए सेट्स थे उन पर होगा। तो आप लोग को सबको पता है, जो ये सेट्स होते हैं जो सरकार द्वारा जारी किए जाते हैं, ये बहुत ही एग्जाम के बेसिस से इम्पोर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन सेटों से कई सारे क्वेश्चंस एग्जाम में हूबहू आ जाते हैं। तो आप लोग अगर इन सेटों को अच्छे से कवर कर लेते हो तो आप लोग का एग्जाम अच्छा चला जाएगा। तो चलिए, यह जो सेट होगा हमारा, यह बेसिकली क्लास 9 का होगा। और जो क्लास 9 का जो विषय विज्ञान है, हम लोग उस पर बात करेंगे, और विषय विज्ञान का सेट संख्या 1 पर चर्चा करेंगे आज। और इसके बाद मैं सेट 2 का भी डाल दूंगा। तो चलिए सेट 1 को स्टार्ट करते। तो हमारे जो सेट 1 का पहला नंबर क्वेश्चन वो है, निम्न में से कौन सदिश नहीं है। आपको बताना है कि ये जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा सदिश नहीं है। तो मैं बता दूं आपको सदिश क्या होता है। तो ऐसी भौतिक राशियां होती है जिनका परिणाम भी हो और साथ ही साथ दिशा भी हो, वो सारी सदिश होती है। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए में देखिए, ऑप्शन नंबर ए में आपका विस्थापन है। तो विस्थापन जो होता है मेरे दोस्तों, इसका परिणाम भी होता है और दिशा भी होता है, यानी एक सदिश है, यानी कि ये नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन में सदिश नहीं है वो पूछा है। और ए नंबर का क्या सदिश है, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा नंबर का त्वरण, इसमें भी दिशा और परिणाम दोनों होता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सी का भी सेम यही हाल है। पर जो दोस्तों डी नंबर का ऑप्शन दूरी है, इसकी परिणाम तो होती है पर इसका कोई दिशा नहीं होता, यह इसीलिए क्या होगा, यह एक सदिश नहीं है, इसलिए डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। वेग परिवर्तन की दर को कहते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं मेरे दोस्तों, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन 2 नंबर के क्वेश्चन का करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। चाल और वेग का मात्रक होता है। तो मैं आप लोग को एक चीज बता दूं मेरे दोस्तों, चाल और वेग जो है ना, दोनों का जो मात्रक होता है वो समान होता है। तो जो ऑप्शन नंबर ए है मीटर पर सेकंड, ये करेक्ट हो जाएगा। चाल का भी मीटर पर सेकंड, वेग का भी मीटर पर सेकंड, तो ए नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, मीटर पर सेकंड। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं। ओडोमीटर मापता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं मेरे दोस्तों, जो ओडोमीटर होता है ना, वो गाड़ियों में लगा होता है, और गाड़ियों में जो एक मीटर होता है जो नंबरिंग को दर्शाता है, वो क्या दर्शाता है कि जो गाड़ी है वो कितनी दूर चली। यानी कि जो ओडोमीटर होता है जो गाड़ियों में लगा होता है, वो बेसिकली क्या करता है, वो दूरी को मापता है। तो यानी कि ओडोमीटर क्या मापता है मेरे दोस्तों, डी नंबर का ऑप्शन जो है दूरी, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन जो सही है वो करेक्ट हो जाएगा, दूरी मापता है। तो आप देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है 20 मीटर पर सेकंड का किलोमीटर आवर में क्या मान होगा। तो मैं आपको यह बोर्ड में बताना जरूरी था। मैं आपको यह जो क्वेश्चन है, ये जरूरी नहीं कि यहाँ पे बीसी देगा, यहाँ वेरिएबल संख्या हो सकती है, चेंजेबल संख्या हो सकती थी, इसलिए मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। उसके बाद यह 40 हो, 50 हो, कुछ भी हो, आप उसका मीटर से किलोमीटर में कन्वर्ट करना सीख जाइएगा। तो सुनिए, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा वीडियो को स्टार्ट करते हैं, तो अब देखिए जो हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है वो है 20 मीटर पर सेकंड का किलोमीटर पर आवर में मान होगा। यह क्वेश्चन बोर्ड में सॉल्व करना जरूरी था, क्योंकि यह 20 दिया हुआ है, हो सकता है एग्जाम में या 40 हो सकता है या 60 हो। तो आप क्या कीजिएगा, तो मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट बता देता हूं, उसके बाद यहाँ चाहे कुछ भी रहो, आप आराम से आप मीटर से किलोमीटर में आ जाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो मीटर पर सेकेंड है उसको आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। ठीक, आपको मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में चेंज करना है। आप लोगों को पता है मीटर पर सेकंड को आप लोग m/s लिख सकते हो, उसी तरह किलोमीटर को भी आप लोग लिख सकते हो, किलोमीटर अपॉन आवर। किलोमीटर और आवर को आप लोग इस तरह करके लिख सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे बात रही, आपको क्या करना है, मीटर को किलोमीटर चेंज करना है, सेकंड को आवर में चेंज करना है। ठीक, आप लोग को ये नहीं पता कि मीटर में आखिर कितना किलोमीटर होता है और सेकंड में आखिर कितना आवर होता है, ये आपको पता है, नहीं पता है। लेकिन आपको ये तो पता है ना कि किलोमीटर में आखिर कितना मीटर होता है और आवर में कितना सेकंड होता है। मेरा कहने का मतलब ये है, चलिए इन सभी को एक एक यूनिट मान लेते हैं। इसको एक यूनिट मान लीजिए, 1 मीटर है, ये 1 सेकंड है, ये 1 किलोमीटर है, 1 आवर है। अब मेरा बात समझिए, 1 मीटर में कितना किलोमीटर होता है, ये आपको कैलकुलेस, ये आपको नहीं पता होगा, लेकिन आपको ये तो पता है ना 1 किलोमीटर में आखिर भाई कितना मीटर होता है। उसी तरह 1 सेकंड में आपको नहीं पता कितना आवर है, लेकिन 1 आवर में आपको पता है कितना सेकंड होता है। बस हम लोग इसी ट्रिक का यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कैसे, तो देखिए आप लोग को क्या करना है, मीटर से किलोमीटर में आना है, सेकंड से आवर में आना है। तो जब भी आपको मीटर से किलोमीटर में आना होगा, यहां देखिए मैं आपको दिखाता हूं, मीटर से किलोमीटर में आपको जब भी आना होगा, किलोमीटर में जब भी आना होगा, तो आपको क्या करना है, मीटर को किलोमीटर से डिवाइड देना पड़ता है।
मेरा कहने मतलब मीटर को किलोमीटर से भागा देना पड़ता है। तो इसका जो आंसर आता है वो जो आंसर आता है वो मीटर चेंज हो चुका होता है किलोमीटर में, यानी कि इसका जो आंसर आएगा वो किलोमीटर में आएगा। तो वो एम चेंज हो चुका होता है, यानी मीटर किलोमीटर में आ चुका होता है। तो ये क्या होगा, ये किलोमीटर में चेंज हो चुका है मीटर, यानी कि इतना मीटर होता है, इतना किलोमीटर होता है 1 मीटर में, आप ये भी बोल सकते हो। उसी तरह 1 सेकेंड में कितना आवर होता है, चलिए उसको भी ज्ञात करते हैं। तो आपको 1 सेकेंड में कितना आवर होता है वो ज्ञात करने के लिए आपको सेकेंड को आवर से भागा देना पड़ेगा। अब जो इसका आंसर आएगा वो सेकेंड ऑटोमेटिकली आवर में आएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि 1 सेकेंड में कितना आवर होता है। तो चलिए इसका जो आपका आंसर आएगा ये ऑटोमेटिकली आवर में आएगा, यानी कि एस जो है वो आवर में चेंज हो चुका होगा। अब आपको मैंने कहा था सबको एक एक यूनिट मानने, चलिए इसको 1 यूनिट मानते हैं। ये 1 मीटर है, ये 1 किलोमीटर है, ये 1 सेकेंड है, ये 1 आवर है, ठीक। अब आपको एक चीज पता होगा कि 1 किलोमीटर में आपका 1000 मीटर होता है, बस की बस आपको यही काम करना है। 1 मीटर का जगह पे 1 लिख दीजिए, 1 किलोमीटर के जगह पे आपको पता है कि 1000 मीटर होता है, तो चलिए 1000 लिख दीजिए। उसी तरह यहाँ पे 1 सेकेंड का आप लोग 1 रन दीजिए, ये अपॉन 1 आवर का कितना सेकंड होता है आप लोग को पता होगा कि 1 आवर में आपका 60 मिनट होता है, और 60 मिनट का प्रत्येक मिनट में 60 सेकंड होता है। तो अगर आप इसको 60 इंटू 60 कर दीजिएगा तो आपका जो आंसर आएगा 3600 आएगा, और यही आपका 1 घंटा में सेकंडों की संख्या होगी। ये आपको समझ में आ गया। चलिए तो ये जो आपका आया 1/1000, ये आएगा 1/3600 जो आया आपका, ये क्या है तो ये मैं बता दूं, ये जो आपका आया इसमें क्या 1 मीटर में कितना किलोमीटर है आपका ये आया, और ये जो आया ये 1 सेकंड में कितना आवर होता है ये आया। आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। अब आपको क्या करना है, इसको बेसिकली इसमें पुट कर देना है, ठीक। अब यहाँ पे आपका मन में एक सवाल उठा होगा कि सर आपने 1 मीटर को क्यों नहीं 1 मीटर का 1 रख दिए और 1 किलोमीटर को 1000 मीटर लिख दिए, ऐसा काहे ना, इतना बड़ा नाइंसाफी क्यों, मीटर को जैसे का तैसे रख दिए, सेकंड को जैसे का तैसे रख दिए, यहाँ सिर्फ आवर को चेंज किए। तो ऐसा इसलिए क्या मेरे बच्चों याद रखिएगा कि आपको क्वेश्चन में यही कहा है कि मीटर को किलोमीटर में चेंज करने, तो आपको पता ही नहीं है कि मीटर में कितना किलोमीटर होता है, तो कहाँ लिखिएगा। इसलिए मैंने मीटर को 1 यूनिट मान लिया, लेकिन आपको यह पता है कि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, इसलिए 1000 मीटर। उसी तरह 1 सेकंड में 1 मीटर, 1 सेकंड का 1, लेकिन आपको यह पता नहीं है कि आपको 1 सेकंड में कितना आवर होता है, ये नहीं पता, इसलिए मैंने 1 का 1 लिखा। लेकिन 1 आवर में इतना सेकंड होता है ये पता था, इसलिए मैंने ये लिखा। ये आपको समझ में आ गया। अब आपको इसमें इसको पुट कर देना है। तो ये देखिए इधर मीटर पर सेकंड का पार्ट है, इधर किलोमीटर पर सेकंड का पार्ट है। तो आपको क्या करना है, मीटर से किलोमीटर में आना है, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आना है। तो इसको नहीं छेड़ना है, सिर्फ इसको छेड़ते हैं हम लोग। तो चलिए 1 मीटर में क्या आपको करना है, कितना किलोमीटर होता है, तो मैंने ये बताया इतना किलोमीटर होता है, ठीक। भागा देके चलिए यहीं पे कर देता हूँ, ये डिवाइड दे दिया मैंने ये वाला चीज, ठीक। 1 सेकंड में कितना आवर होता है देखिए मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक। यानी कि ये आपका समीकरण आया, इसको सॉल्व कीजिए आपका आंसर आ जाएगा। सॉल्व करते इसको मैं ऊपर भेजता हूँ, क्या आएगा आपका, सो देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ छोटा सा, आ जाएगा आपका 3600 अपॉन 1000, ये आपका आएगा। चलिए 20 कैंसिल हो जाएगा, इसको अब चलिए हम लोग काटते हैं। तो इसका जो हो 5 2 9 10, 5 से नहीं 2 से, हाँ 2 से, ठीक है, 2 5 10, 2 1 2, 2 6 18, 18/5 आया। तो ये जो आपका 18/5 आया यही तो जादू है, यानी कि ये जो 18/5 है आप चाहे 20 के लिए फॉलो कीजिए, चाहे कोई भी संख्या के लिए फॉलो कीजिए, जब भी आप किसी संख्या को 18/5 से जब गुना कर दीजिएगा तब जो आपका जो मीटर पर सेकंड में दिया हुआ होगा वो ऑटोमेटिकली किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। यही आपका आज का ट्रिक है, यानी आप 20 को अगर आप 18/5 से गुना कर दें तो आपका इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, यानी ये मीटर पर सेकंड में है, बाद में जाके किलोमीटर पर आवर में आ जाएगा। चलिए इसको काटते हैं, 5 के 20, 18 गुना 4 कितना होता है 72, ये क्या आ जाएगा आपको मेरे दोस्तों, किलोमीटर पर आवर में आपका आंसर आ जाएगा। ये आपको समझ में आ गया। ये बात रही मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आने के लिए, लेकिन अगर आपको किलोमीटर आवर से अगर मीटर पर सेकंड में आना रहा तो ऐसा भी तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में ना। तो आप लोगों को कुछ नहीं करना, बस इसको जैसे ये ऐसे था इसको ऐसे घुमा दिया, मतलब ये मीटर पर सेकंड से किलोमीटर में जा रहा था, अब किलोमीटर से मीटर पर सेकंड में आना होता है। तो इसी तरह इसको ऐसे है, इसको ऐसे घुमा दीजिए। तो आप अगर 5/18 कर दीजिएगा
और आपका क्वेश्चन में आपका गिवन रहेगा कि आप फालना आदमी को यानी कि फालना किलोमीटर को आप उसका मीटर में चेंज कीजिए, मीटर पर सेकंड में चेंज कीजिए। तो आप उस टाइम पे इसको फॉलो कीजिएगा, 5/18 से उसको गुना कर दीजिएगा तो ऑटोमेटिकली मीटर पर सेकंड में चेंज हो जाएगा। तो आपको ये समझ में आ गया, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो बी नंबर का ऑप्शन हो जाएगा 72 किलोमीटर पर आवर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो है हमारा, एक कार की चाल 15 मीटर की दूरी तय करने में 18 किलोमीटर आवर से 36 किलोमीटर आवर हो जाता है, तो ए क्या होगा, आपको ये याद करना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, जो क्वेश्चन में गिवन है वो है, देखिए आपको एक पाथ लेंथ दिया हुआ है, वो कितना है 15 मीटर दिया हुआ है, और इसमें एक कार चल रही है, ये मेरा डिस्को कार है, ठीक, ये इसमें चल रही है, और इस पथ में चलते चलते वो एक 18 किलोमीटर की आवर की स्पीड से चल रही थी। उसको लेकिन मोड़ सटका, वो बोला मैं थोड़ा और स्पीड चलाऊंगा, वो 18 किलोमीटर आवर से उसने 36 किलोमीटर आवर कर दिया अपनी कार की स्पीड। तो यानी कि आप लोग बोल सकते हो इसमें u भी है, v भी है। u क्या होता है, प्रारंभिक वेग, और प्रारंभिक वेग क्या दिया हुआ है, 18 किलोमीटर आवर दिया हुआ है, और v क्या दिया हुआ है, 36 किलोमीटर आवर दिया हुआ है। यानी कि क्वेश्चन में आपका जो u दिया हुआ है यानी प्रारंभिक वेग आपका दिया हुआ है 18 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। लेकिन दोस्तों बाद में बताता हूं, पहले आप उसके बाद देखिए, जो भी आपका दिया हुआ है वो 36 किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है। अब बात रही वो बात बताने की, आप लोग गौर करके देखिए, v और u आपका किलोमीटर पर आवर में है, और आप लोग को पता है v और जो u होता है उसका जो यूनिट होता है वो मीटर पर सेकंड में होता है, लेकिन किलोमीटर पर आवर में दिया हुआ है, तो इसको पहले मीटर पर सेकंड में चेंज करिए। तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया था कि मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आने के लिए 18/5 से गुना करते हैं, लेकिन किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड जाने के लिए इसको उल्टा यानी कि 5/18 से गुना करते हैं। तो चलिए u को हम लोग गुना करते हैं, गुना 5/18, तो 18 ये कट जाएगा, तो ये क्या जाएगा 5 मीटर पर सेकंड, यानी आपका u 5 मीटर पर सेकंड निकल कर आया। अब v की बात रही तो v को भी करेंगे 5/18, 18 से कटेंगे 18 दूना 36, 5 दूना 10 मीटर पर सेकंड। ये आपका v और u कन्वर्ट हो चुका है मीटर पर सेकंड में, अपने अपने घर पहुंच चुका है ये। अब चलिए और एक चीज दिया हुआ है आपका s दिया हुआ है, यानी पाथ लेंथ, इसकी जो दूरी दी हुई है, डिस्टेंस दिया हुआ है 15 मीटर दिया हुआ है, ठीक। इसको चेंज नहीं करना है, ये मीटर है, ये मीटर, ये मीटर है, ये आपका सही आंसर आ जाएगा, ठीक। ऐसे भी आंसर आ जाता है, अगर आप उसको किलोमीटर में रख देते तो फिर आपको इस s को किलोमीटर में चेंज करना पड़ता है, यानी कि इन तीनों को आपको चाहे किलोमीटर में चेंज कर दीजिए चाहे मीटर में चेंज कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, लेकिन तीनों को आपको सेम चीज में चेंज करना पड़ेगा। लेकिन किलोमीटर मत कीजिएगा, क्योंकि u जो और v होता है वो बेसिकली मीटर पर सेकंड में होता है, इसलिए, ठीक। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। इसके लिए मैं आपको एक फॉर्मूला बता दूं, आपने 3 फॉर्मूला पढ़ा होगा, 3 में से जो ये फॉर्मूला है 2as = v² - u², हम लोग इसका प्रयोग करके हम लोग a आराम से निकाल सकते हैं। आखिर क्यों, क्योंकि 2 तो भाई कांस्टेंट है ये, तो इसका कोई काम ही नहीं है, 2 का 2 ही लिख देंगे। a आपको ज्ञात करना है, चलिए s आपका दिया हुआ है, v दिया हुआ है, u दिया हुआ है, जब सारी चीज दी हुई है एक चीज गायब है यानी कि आप निकाल सकते हो, तो इसलिए हम लोग इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। तो 2 का 2 कांस्टेंट है, इंटू एक काम करते हैं, आपको a चाहिए ना, और बाकी सब क्या है फॉल्स से इनको उधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, देखिए आपस में सारे गुना में है तो उधर जाके भागा में हो जाएगा, यानी a = v² - u² 2 × s हो जाएगा। चलिए अब इसमें हम लोग मान को पुट करते हैं, ये s है, ठीक। अब चलिए हम लोग इसमें मान को पुट करते हैं, तो हम लोग जो मान को पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका बड़ा s। चलिए a = क्या हो जाएगा, b का जो आपका मान आया, देखिए यहाँ पे b का मान आया 10 मीटर पर सेकंड, तो इसका स्क्वायर है यानी कि 100 हो जाएगा, माइनस u का स्क्वायर है, तो u का स्क्वायर क्या दिया 5 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है, यानी कि इसका u का स्क्वायर कहा गया है, तो u क्या है 5 है, तो इसका स्क्वायर क्या हो जाएगा 25 हो जाएगा, अपॉन 2 × s का मान आपका क्या आ जाएगा 100 माइनस क्या करना है आपको 25 करना है, तो क्या जाएगा 75 आ जाएगा। अब उसके बाद फिर 15 × 2 करना है, तो क्या जाएगा अपॉन 30 आएगा आपका। अब चलो हम इसको सॉल्व करते हैं, 5 से इसको काटते हैं, 5 × 30 आएगा, ठीक। 5 के 5 दो रहेगा हाथ उधर जाएगा, तो 5 × 25 यानी 15/6 आएगा। चलिए इसको हम लोग 3 से काटते हैं, 3 दूना 6, 3 × 5 15, 2/5, तो ये इसको काटिएगा तो क्या जाएगा 2.5 आएगा। और आप लोग को पता है, आप लोग को क्या याद करना था यहाँ से a, और a जो होता है वो मीटर पर सेकंड में होता है, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा, 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है वो है हमारा बल का ऐसा मात्रक है। तो मेरे दोस्तों बल का जो ऐसा मात्रक है वो सी नंबर का ऑप्शन है न्यूटन। भाई साहब न्यूटन होगा इसका आंसर। जी हाँ दोस्तों, और न्यूटन को कौन नहीं जानता है। इनके ऊपर एक सेव गिरा था तो इन्होंने फिजिक्स में बहुत ही बड़ा नाम कमा लिया है। और आप लोग को पता ही होगा कि मैं अगर होता ना तो मैं उस सेव को खा लेता, इतना दिमाग नहीं दौड़ाता। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 8 पर बात करते हैं।
क्वेश्चन नंबर जो 8 है वो है 1 न्यूटन किसके बराबर है। आपको बताना है 1 न्यूटन किसके बराबर है। तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, इसको समझने के लिए आपको एक फॉर्मूला जानना पड़ेगा। आप लोगों को पता होगा F बराबर m है। यहाँ क्या है, F बल है, m क्या है द्रव्यमान है, a क्या है त्वरण है। अगर आप इन तीनों का ऐसा मात्रक पुट करें इस फॉर्मूला में तो आपका आंसर निकल जाएगा। F का ऐसा मात्रक जो होता है वो न्यूटन होता है। चलिए न्यूटन लिख देते हैं F की जगह पे। और जो मास है यानी कि द्रव्यमान है उसका ऐसा मात्रक kg होता है। ठीक, अब यहाँ गुना है इसलिए यहाँ भी गुना। अब चलिए जो एक्सेलरेशन यानी त्वरण का जो ऐसा मात्रा होता है वो मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और आप लोग गौर करके देख रहे होंगे कि यहाँ n है यानी कि न्यूटन है, और न्यूटन चूंकि यहाँ पे कुछ नहीं है यानी कि ये क्या है 1 न्यूटन है। और आप लोग को क्वेश्चन में यही कहा गया 1 न्यूटन बराबर कितना होता है। तो यहाँ देख सकते हैं मेरे दोस्तों 1 न्यूटन बराबर क्या होता है kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही होता है। जैसे कि मैंने अभी यहाँ पे आगे पे 1 लगा दिया, क्यों लगा दिया, क्योंकि n अकेला था तो आप 1 लगा सकते हो। तो इसी तरह आप kg के भी आगे 1 लगा सकते हो। तो क्या हो जाएगा 1 kg इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जो ऑप्शन नंबर ए है देखिए आपको मिलता होगा 1 kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 9 पर आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 9 है 3 पिंड ABC के द्रव्यमान क्रमशः 5 kg, 2 kg, 10 kg है, इसमें किसका जड़त्व सबसे कम है। आपको यहाँ पे देखिए ये पिंड ए है आपको दिया हुआ है, इधर वाला पिंड बी है, फिर इधर वाला पिंड सी है। देखिए ये और ये आपको दिया हुआ है क्या क्या 5 kg, 2 kg और 10 kg। आपको बताना है इन तीनों पिंडों में से, मतलब पिंड ए, पिंड बी, पिंड सी में आपको बताना है किसका जड़त्व सबसे कम होगा। तो देखिए जिसका जो द्रव्यमान सबसे कम होगा उसी का सबसे कम जड़त्व होगा, यानी कि बी नंबर का पिंड का जो जड़त्व सबसे कम होगा। तो जो देखिए यहाँ पे बी नंबर के ऑप्शन में बी का, यानी कि ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर आते हैं। 1 kg द्रव्यमान पर 1 न्यूटन का बल लगने पर उत्पन्न त्वरण का मान क्या होगा। तो आप लोग को मैंने जैसे अभी एक फॉर्मूला बताया, बस उसी को यूज करना है। F बराबर m है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन कहा गया है त्वरण ज्ञात करना है। तो आप एक काम कीजिए m को इधर भेज दीजिए, तो क्या आ जाएगा आपका, आप जब m को इधर भेज दीजिएगा तो फिर हो जाएगा F अपॉन m इक्वल टू a, यही होगा। अब आपने इसमें कुछ नहीं करना, इसमें मान को पुट कर देना है। आपको पता है मास का जो ऐसा मात्रक होता है वो 1 kg होता है, यानी कि आपको m जो दिया हुआ है वो 1 kg दिया हुआ है, आपको m 1 kg दिया हुआ है, और जो आपका F दिया हुआ है वो न्यूटन में होता है आपको पता है, इसलिए F का मान 1 दिया हुआ है 1 न्यूटन, और ये kg में है। हाँ, तो आपको क्या करना है वही फॉर्मूला में पुट कर देना है। मैंने फॉर्मूला क्या बताया, F बराबर m इक्वल टू a। तो आप यहाँ पे पुट कर दीजिएगा, तो इसके F के जगह पे क्या होगा a लिख दीजिए, m के जगह पे क्या 1 लिख दीजिए और इसको काटिए तो क्या 1 ही आएगा, यानी कि a का मान क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। और a क्या है यहाँ पे त्वरण है, तो त्वरण कैसा मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो यानी कि 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए जो ऑप्शन नंबर डी है आपका एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। न्यूटन के गति के पहले नियम से मिलता है। तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, न्यूटन के गति के पहले नियम से बी नंबर का ऑप्शन यानी जड़त्व की परिभाषा मिलती है। अब चलिए 12वां क्वेश्चन हुआ है न्यूटन गति के कौन से नियम से बल मापने का सूत्र मिलता है। आपको बताना है मेरे दोस्तों जो न्यूटन के गति के तीनों नियम थे, तीनों नियम में से आखिर कौन सा ऐसा अकेला नियम है जिसमें बल मापने का सूत्र मिलता है। तो बल मापने का सूत्र जो न्यूटन के दूसरा नियम है उससे प्राप्त होता है, यानी कि जो बी नंबर का ऑप्शन होगा दूसरे नियम से, यह करेक्ट हो जाएगा। तो मेरे दोस्तों अब जो क्वेश्चन नंबर 13 हुआ है छोटा जी का मान होता है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा छोटा जी है बड़ा जी नहीं है, बड़ा जी होता तो इसका दूसरा मान होता। तो छोटा जी का जो मान होता है वो होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। तो जो आपका बी नंबर का ऑप्शन होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे भी 998 है देखिए, पर पॉइंट नहीं, इसलिए ये गलत होगा। ये सब थोड़ा देख के मारिएगा तब आपका ऑप्शन सही होगा, वरना गलत हो जाएगा, आपका 1 नंबर चला जाएगा। तो दोस्तों हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। तो वो जो क्वेश्चन नंबर 14 हुआ है हमारा 60 kg के द्रव्यमान के किसी मनुष्य का चंद्रमा पर भार होगा। आपके पास एक मनुष्य है जिसका वजन 60 किलो है, तो आपको बताना है कि वो चंद्रमा पर उसका भार क्या होगा। तो आप क्या कीजिएगा, उस मनुष्य को उठा के जाके चंद्रमा पे रखिएगा और फिर भार मापिएगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तब तक आपका एग्जाम पार हो जाएगा। तो सुनिए इसे सॉल्व कैसे करें। तो हमारे जो न्यूटन भैया थे उन्होंने अपने सेकेंड नियम से एक सेकेंड जो लॉ था उससे एक समीकरण हमें दिया था। ये बड़ा फेमस समीकरण है F बराबर ma। ठीक, ये फोर्स का समीकरण उन्होंने दिया था अपने सेकेंड लॉ से। आप लोग को पता है सेकेंड लॉ से ये मिलता है, और इस सेट में इसका एक क्वेश्चन भी बना है इससे। ठीक, तो अब हम लोग इसी का उपयोग करके इसका आंसर लाएंगे। बस
थोड़ा सा इसमें एडिट करेंगे, थोड़ा सा इसको बदलेंगे। हम लोग F बराबर m एक के जगह पे छोटा g लिखेंगे। अब आपके मन में दो सवाल आया होगा, ए के जगह पे जी क्यों, और आखिर इस फोर्स का फॉर्मूला उपयोग क्यों कर रहे हैं, जबकि यहाँ पे द्रव्यमान और भार की बात है, तो इसमें बल का क्या काम। आपके मन में दो सवाल आया होगा। तो सबसे पहला मैं आपको इस फॉर्मूला का उपयोग क्यों किया जा रहा है, मैं इसके बारे में बताता हूँ। द्रव्यमान और भार जो होता है ये बहुत ही अंतर वाला चीज़ होता है, इसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। द्रव्यमान जो होता है, अगर आप इस मार्कर को कहीं भी लेके चल जाइए, किसी भी ग्रह पर लेके चल जाइए, कहीं भी ले चल जाइए, इसका द्रव्यमान फिक्स होगा। लेकिन अगर भार की बात करूं तो ये हर जगह पे अलग अलग वेरिएबल होगा, यानी चेंजेबल होगा। आप चंद्रमा पे जाइएगा तो इसका अलग होगा भार, पृथ्वी पर अलग है, पृथ्वी के जो पोल होते हैं ध्रुव उस पर अलग होगा, बृहस्पति पे अलग होगा, नेपच्यून पर अलग होगा। यानी सीधा सा बोल सकते हैं भार चेंजेबल होता है। और भार का जो ऐसा मात्रक वो न्यूटन होता है और द्रव्यमान का केजी होता है। इतना सारा अंतर है, और भी सारे अंतर है। भार जो होता है वो होता है कैसे, देखिए जैसे पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी जब कोई वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करती है तो वह जिस फोर्स से किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है ना, तो उसे खींचने वाले फोर्स को ही हम लोग भार बोलते हैं। जैसे अगर आपके पास ये वस्तु है और ये हमारी पृथ्वी की सतह है, ये इस वस्तु को जिस फोर्स से वो अपनी ओर खींचेगी, मान लीजिए ये 5 न्यूटन के फोर्स से खींच रही है, तो यही 5 न्यूटन फोर्स इसका भार कहलाएगा। मैंने आपको बता दिया था भार कैसा मतलब न्यूटन होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे एन का उपयोग करेंगे 5 न्यूटन का। तो आपको समझ में आ गया इस वस्तु का भार क्या होगा, 5 न्यूटन होगा। अब भाई अगर आप मान लीजिए चंद्रमा का सतह है और यही सेम वस्तु यहाँ पे रखते हैं, तो जाहिर सी बात है कि इसकी जितनी खींचने की कैपेसिटी होगी इसकी कुछ अलग होगी चंद्रमा की, क्योंकि जी का मान अलग अलग होता है। क्योंकि खींचने का जितना वो जोर से खींचेगा वो जी के मान पर निर्भर करेगा, और आपको पता है छोटा जी का मान हर जगह अलग अलग होता है। इसलिए चंद्रमा पे उसका भार जो होगा अलग होगा। इसका भार हो सकता है कि क्या होगा, इसका भार हो सकता है 5/6 हो जाएगा न्यूटन, इसका आंसर हो जाएगा, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, तो आपको समझ में आ गया कि भार चेंजेबल होता है। और एक चीज़ समझ में आया होगा आपको, भार जो होता है वो वेट नहीं होता है। भार एक प्रकार का फोर्स होता है, ताकत होता है। मतलब पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है जिस बल से, वो क्या होता है, वो भार होता है, किसी उस वस्तु का भार होता है। यानी वो एक अट्रैक्शन फोर्स है, एक बल है। यानी कि बोल सकते हैं भार क्या एक बल है, और बल के लिए इस फॉर्मूला का उपयोग किया जाता है। यानी कि हम लोग भार के लिए भी इस फॉर्मूला का उपयोग करेंगे। ये आपको समझ में आ गया इस फॉर्मूला का उपयोग क्यों करते हैं। अब बात रही हम लोग ए के जगह पे हम लोग जी क्यों लिखे, तो आप लोग को पता है कि देखिए मैंने अभी बताया, एग्जाम्पल दिया था मैंने कि कोई जैसे यहाँ पे वस्तु मैंने आपको दिखाया था, ये 2 वस्तु मैंने बनाया था, ये चंद्रमा पर था, ये पृथ्वी पर था। तो दोनों का मान अलग अलग था। क्यों अलग था, क्योंकि जी अलग अलग था। यानी कि आप लोग बोल सकते हैं जो ये जो फोर्स इसको खींच रही है, जिस फोर्स से ये खींच रही है, ये जी पर निर्भर करता है। यहाँ पे एक्सेलरेशन का कोई काम नहीं है, इसलिए हम लोग ए की जगह पे जी का उपयोग करते हैं। अब आपको समझ में आ गया। अब बात रही और एक चीज में छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ आपको। देखिए ये ए के जगह पे जी का उपयोग किया गया, इसलिए इसको गुरुत्व त्वरण भी बोला जाता है, इसे छोटा जी भी बोला जाता है। इसका मान 9.8 होता है, लेकिन क्वेश्चन में आपको 10 दिया हुआ है। इसका आपको क्या लेना है, 9.8 छोड़ के 10 लेना है। ठीक, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो F बराबर ma हम लोग नहीं लेना है, F बराबर mg लेना है। मैंने आपको बता दिया क्यों लेना है, किस लिए लेना है, आखिर ए के जगह पे जी क्यों होता है। सो चलिए हम लोग फॉर्मूला में मान पुट करते हैं। F बराबर m छोटा जी, F का मान ही तो ज्ञात करना है। चलिए इक्वल टू m का मान 60 kg, ठीक है, गुना g का मान क्या है 10, ठीक है। तो जो आपका F आया वो 600 न्यूटन आया। तो यानी कि 600 न्यूटन से उसे खींचेगी कौन, यही आपका आंसर होगा क्या, नहीं, ये आपका आंसर नहीं होगा। ये 600 न्यूटन से कौन खींचेगी, पृथ्वी खींचेगी। क्यों खींचेगी, क्योंकि ये जो जी का मान लिया गया है ये पृथ्वी के लिए लिया गया है। क्योंकि चंद्रमा पर जी का मान यहाँ पे नहीं दिया हुआ है क्वेश्चन में, यह 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ये पृथ्वी का होता है। और क्वेश्चन में इसी तरह पूछा जाता है, वो चंद्रमा का नहीं देगा जी का मान, और वो पृथ्वी का देता है। तो आप लोग कैसे ज्ञात कीजिएगा। सो देखिए पृथ्वी का जितना भी जितना भी भार होता है किसी वस्तु का, उस भार को अगर आप 1/6 से गुना कर दें तो आपका चंद्रमा पर भार निकल जाएगा। यानी कि 600 न्यूटन ये क्या है, पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार है। अगर 600 न्यूटन को आप 1/6 से गुना कर दें तो आपका जो आंसर आएगा, वो जो भार आएगा वो चंद्रमा पर होगा। चलिए इसको हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 100 होगा, यानी कि जो आपका आएगा वो आपका 100 न्यूटन आएगा।
यानी कि ये जो आपका 100 न्यूटन आया, ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। अंततः आप लोग बोल सकते हो चंद्रमा पर भार जो होगा वो 100 न्यूटन होगा। किसका? 60 केजी द्रव्यमान वाले किसी मनुष्य का। अब आपको क्वेश्चन समझ में आ गया। आपको सबसे पहले पृथ्वी पर उसका भार निकालना पड़ेगा, फिर उसको 1/6 करना पड़ेगा। ठीक, तो 100 न्यूटन होगा, यानी कि जिसका ऑप्शन नंबर सी होगा ये एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर जो हमारा 15 हुआ है, शरबत बनाते समय पानी में चीनी मिलाने पर चीनी पानी में मिल जाता है, यह पदार्थ के कणों के किस गुण को प्रदर्शित करता है? दोस्तों आपको बताना है कि आप लोगों ने जब शरबत कभी बनाया होगा तो उस शरबत में जो आप पानी लेते हो और जो चीनी लेते हो, तो वो चीनी आखिर पानी में क्यों घुल जाता है, और घुलता है अगर तो यह पदार्थ के कणों के बीच में कौन से गुणों को प्रदर्शित करता है, आपको ये बताना है। तो आपका जो होगा यह पदार्थ के कणों के बीच के रिक्त स्थान के गुणों को दर्शाता है, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर ए क्लीन नजर आ रहा हो आपका, ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान को दर्शाता है। 15 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। अब जो 16 नंबर का क्वेश्चन है वह है, निम्नलिखित में से कौन पदार्थ का उदाहरण है? तो दोस्तों यह जो सी नंबर का ऑप्शन शीतल पेय, यह पदार्थ का उदाहरण है। स्नेह नहीं है, यह एक भावना होती है। विचार भी वो एक भावना होती है, शीत भी नहीं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं। वो है, दो विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना कहलाता है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, उसे हम लोग विसरण कहते हैं, यानी ए नंबर का ऑप्शन 17 का करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पर आते हैं। किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या कहा है? किसी तत्व की द्रव्यमान प्रति इकाई, क्या मैंने कहा? द्रव्यमान प्रति इकाई आयतन को क्या कहते हैं? तो उसे घनत्व कहते हैं मेरे दोस्तों। तो जो ए नंबर का ऑप्शन होगा 18 नंबर के क्वेश्चन का, वो करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आते हैं। 2 ग्राम हाइड्रोजन 16 ग्राम ऑक्सीजन के साथ मिलकर 18 ग्राम जल का निर्माण करता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है? तो एक चीज याद रखिएगा मेरे दोस्तों, यहाँ पे देखिए मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ। आपके पास 2 ग्राम हाइड्रोजन है, ठीक, उसके बाद क्या आप उसमें क्या आप डालते हो? 16 ग्राम आप ऑक्सीजन डालते हो, ग्राम नहीं, आप ऑक्सीजन, 16 ग्राम ऑक्सीजन। तब आपका क्या बनता है? 18 ग्राम जल बनता है आपका, 18 ग्राम जल बनता है। तो यहाँ गौर करके देखिए, अगर मैं टोटल यहाँ पे ग्रामों की बात करूं तो इस तरफ समझिए, द्रव्यमानों की बात करूं दोनों साइड में, तो इस साइड देखिए बराबर की इस साइड और इस साइड देखिए, अगर इसमें 2 ग्राम इसमें 2 ग्राम, टोटल क्या हुआ? 18 ग्राम हो गया। और यहाँ अकेले 18 ग्राम है और दोनों का इक्वल द्रव्यमान है। तो यह कौन से नियम को दर्शाता है? मैं बता दूं दोस्तों, द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाता है। यानी रासायनिक अभिक्रिया के बाद अभिकारकों की द्रव्यमान उत्पाद के द्रव्यमान की हमेशा बराबर होती है। यही इसका नियम है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, रासायनिक अभिक्रिया के बाद। अब चलिए, यानी कि इसका जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा 19 नंबर क्वेश्चन का। अब चलिए 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं मेरे दोस्तों। जल में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात सदैव 1:8 होता है, यह किस नियम को प्रदर्शित करता है यानी दर्शाता है? तो यह जो बी नंबर का ऑप्शन है स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि आप दुनिया का कहीं का भी पानी उठा लीजिए, चाहे मीठा हो, खारा हो, कैसा भी पानी हो, अगर आप मान लीजिए कि आप 1 लीटर पानी लेते हो, तो उस 1 लीटर पानी जो बना है उसमें से 1:8 होगा, यानी 1:8 में से 1 हाइड्रोजन होगा और 8 ऑक्सीजन मिलकर बना होता है। ये आप चाहे कहीं का भी 2 लीटर पानी लेते हो तो उस टोटल 2 लीटर पानी में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात होगा वो 1:8 होगा। चाहे आप 100 लीटर लीजिए, 50 लीटर लीजिए, चाहे आप कैसा भी पानी लीजिए, आप उसे परिकलन कीजिएगा ना तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात 1:8 निकलेगा, यानी कि यह स्थिर अनुपात के नियम को दर्शाता है। चलिए, यानी बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा स्थिर अनुपात के नियम को। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पर आते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। परमाणु त्रिज्या को किस मात्रक में नापते हैं? तो जो परमाणु त्रिज्या का मापक होता है वो नैनोमीटर होता है, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए है करेक्ट हो जाएगा। इसे हम लोग एनएम से लिखते हैं, सूचित करते हैं। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 पर आते हैं। परमाणु द्रव्यमान को किस इकाई में नापते हैं? तो परमाणु द्रव्यमान का जो मापने का इकाई होता है वो यू होता है। अब जैसे कि यहाँ पे नैनोमीटर को एनएम लिखते हैं, उसी तरह यू क्या होता है? उस द्रव्यमान इकाई का क्या होता है? प्रतीक होता है यू। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 23 पर आते हैं। किसी पदार्थ का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रूप में रह सकता है क्या कहलाता है? आप
तुरंत परमाणु मत मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन तो कहा है सबसे सूक्ष्मतम कण। तो यहाँ जो जितने भी ऑप्शंस है, यहाँ परमाणु है, यहाँ अणु है, यहाँ आयन है, या परमाणु द्रव्यमान इकाई है, तो सबसे छोटा तो परमाणु है। मगर मेरे दोस्तों परमाणु स्वतंत्र रूप में नहीं रह पाता, इसे जोड़ा चाहिए ही, जोड़ा हो चाहे कितनी भी संख्या में हो, लेकिन वो एक नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता। 2 रहेगा, 4 रहेगा, 5 रहेगा, कितनों भी रहेगा, लेकिन वो एक नहीं रह सकता, अकेला नहीं रह सकता, स्वतंत्र नहीं रह सकता। लेकिन यानी कि ये तो होगा नहीं। अब बाकी इन तीनों में से जो सबसे छोटा है वो अणु है, और अणु आप लोग को पता है ये अकेला पाया जाता है। तो चलिए, यानी कि जो आपका बी नंबर का ऑप्शन मॉलिक्यूल, अणु, आपका एकदम सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 24 पर आते हैं। तो जो क्वेश्चन नंबर 24 है वो है हमारा जल की परमाणुकता कितनी होती है। तो परमाणुकता निकालने के लिए क्या किया जाता है, सो देखिए जल का आप लोग का सूत्र लिखना पड़ेगा। तो जल का सूत्र क्या होता है, H2O। तो यहाँ पे हाइड्रोजन के गो परमाणु है, देखिए 2 गो है, यानी कि 2 गो हाइड्रोजन, और प्लस ऑक्सीजन के गो परमाणु है, 1 गो है, यानी कि 1 गो। तो टोटल क्या हो, 2 और 1 3, यानी कि जो इसकी परमाणुकता होगी वो 3 होगी। अब चलिए, यानी कि जो आपका ऑप्शन नंबर सी होगा ये आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 25 पर आते हैं। तो हमारा जो क्वेश्चन नंबर 25 है वो है क्या है, निम्नलिखित में किस यौगिकीय परमाणुकता 5। आपको बताना है इन यौगिकों में किस यौगिकीय की परमाणुकता 5 है। तो जो ए नंबर का ऑप्शन है अमोनिया। तो सबसे पहले तो आपको सूत्र लिखना पड़ेगा, तो कुछ सूत्र भी आप लोग याद कर लीजिएगा, अमोनिया का और कैल्शियम कार्बोनेट का, ये सब का पूछा जाता है अक्सर। तो अमोनिया का जो सूत्र होता है मैं लिख देता हूं, वो होता है NH3 होता है। तो इसकी परमाणुकता को गिनिए, इसमें हाइड्रोजन 3 है, नाइट्रोजन 1 है, तो टोटल क्या हुआ 4 हुआ, लेकिन क्वेश्चन में 5 का है, यानी कि ये नहीं होगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर बी पर देखते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, इसका CO2 होता है। तो इसमें ऑक्सीजन 2 ठो है और 1 ठो कार्बन है, 3 ठो होगा, यानी ये भी नहीं होगा। अब चलिए ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम जो कार्बोनेट का सूत्र होता है वो होता है CaCO3। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 ठो है, 1 ठो कार्बन है, या देखिए कार्बन 1 ठो है, ऑक्सीजन यहाँ पे देखिए 3 ठो है, और कैल्शियम 1 ठो, तो टोटल 5 ठो होगा, यानी कि हाँ ये सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट होगा। अब चलिए डी नंबर को भी चेक कर लेते हैं, क्योंकि याद रखिएगा एग्जाम में मल्टीपल चॉइस भी, मल्टीपल ऑप्शंस भी सही होते हैं, समझ में आया ना। तो आप लोग सारे ऑप्शंस को सही से पढ़िएगा। तो डी नंबर का जल का होता है H2O। तो इसमें कितना है देखिए, हाइड्रोजन 2 ठो और ऑक्सीजन 1 ठो, 3 ठो, यानी कि ये भी नहीं होगा। तो आपका सी नंबर का ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, जिसका परमाणुकता 5 है, सही हो जाएगा। आपका सी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए 26 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र होता है CaOH का होल 2 होता है। तो जो आपका ऑप्शन नंबर बी होगा वो एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 17 पर आते हैं, जो क्या है, नाइट्रिक अम्ल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। तो आप लोग को नाइट्रिक अम्ल का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले आपको उसका फॉर्मूला याद करना लिखना पड़ेगा। तो फॉर्मूला क्या होता है, HNO3 होता है। आपको क्या करना है, सबका आपको द्रव्यमान संख्या लिखना है। तो हाइड्रोजन का क्या होता है, 1 होता है। चलिए नाइट्रोजन का क्या होता है, इसकी परमाणु संख्या 7 होती है, तो द्रव्यमान संख्या क्या होगी, 14 होगी। चलिए यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 ठो, इसलिए पहले 3 लिख देते हैं, और 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि 3 ठो ऑक्सीजन है, 3 ठो गुना करना पड़ेगा 1 ऑक्सीजन के द्रव्यमान से। तो 1 ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना होता है, आप लोग को पता है ऑक्सीजन का जो द्रव्यमान होता है वो 16 होता है। तो 16 को यहाँ लिख देंगे। तो अब चलिए इन सबको सॉल्व कर देंगे हम लोग, तो सही आंसर हो जाएगा। इनको भी जोड़ दीजिए आपस में, और इसको भी जोड़ दीजिए, 1 को 14 को और 3 को जोड़ दीजिए, आपका सही आंसर आ जाएगा। कितना हो जाएगा, 16 48 होता है, और यहाँ पे 14 है, 48 सबको क्या करना, 48 और 14 कितना होता है, 48 और 62 होता है, और एक 63 होगा, यानी कि 63 इसका क्या आ जाएगा, आणविक द्रव्यमान आ जाएगा। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं, आपका आणविक द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले जितने भी जो भी आपको दिया होगा, जैसे यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दिया हुआ है, आपको सबसे पहले उसका रासायनिक सूत्र लिखना है, और सारे जितने भी वहां पे तत्व है, यौगिक है, जो भी है, उन सबका आपको द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है और ऐड कर देना है, तो आपका वो करेक्ट आंसर आ जाएगा।
तो चलिए यानी 63 आपका करेक्ट आंसर होगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर ए है वो करेक्ट हो जाएगा 63। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 28 पर आते हैं। कोशिका की खोज किसने की थी? यह क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो इसे रोबर्ट हुक ने किया था, यानी ए नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। या 8 में भी पूछा जाता है, 9 में भी पूछ दिया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छोटा सा है पर बहुत जगह हम पूछा जाता है। निम्नलिखित में कौन जीव एक कोशिकीय है? या गौर से देखिएगा मेरे दोस्तों, जीव कहाँ है, इसीलिए इसका जो सही आंसर हो जाएगा पैरामीशियम हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 30 पर आते हैं। तो 30 का जो क्वेश्चन है वो है पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत क्या है? तो पादप कोशिका की सबसे बाहरी परत वो क्या है? कोशिका भित्ति होती है, यानी कि बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और जो कोशिका भित्ति होती है वो स्पेशली सेलुलोज का बना होता है। तो इसका 30 नंबर का ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 31 पर आते हैं। तो देखिए जो मैंने अभी बताया वही है, क्या है कि कोशिका भित्ति बनी होती है। तो मैंने भी बताया सेलुलोज का, यानी कि सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 32 पर आते हैं। कोशिका झिल्ली का कोशिका के बाहर से अपने भोजन का अन्य पदार्थों के ग्रहण करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, इसे इंडोसाइटोसिस कहा जाता है, यानी बी नंबर का ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 33 पर आते हैं, 33 पर आते हैं। वो है कोशिका के आनुवांशिक गुणों की सूचना कहाँ होती है? तो यह गुणसूत्र में होती है। और याद रखिएगा मेरे दोस्तों, हमारे शरीर में 23 जोड़े गुणसूत्र पाए जाते हैं, 23 जोड़े में पाए जाते हैं। तो सिंगल कितने गुणसूत्र हो गए? 46। ये आप लोग याद रखिएगा, जोड़े में 23, सिंगल में 46। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 पर आते हैं। तो जो है लाइसोसोम बना होता है, आपको बताना है लाइसोसोम आखिर किसका बना होता है। तो याद रखिएगा मेरे दोस्तों, जो लाइसोसोम होता है वो गोल्जी उपकरण द्वारा बनाया जाता है, यानी गोल्जी उपकरण का बना होता है, यानी कि डी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन नंबर 35 है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो देखिए क्या है, किसी विशेष कार्य को करने के लिए कोशिका एक विशेष समूह बनाती है। इस समूह को क्या कहते हैं? आपको क्वेश्चन सीधा सा पूछ रहा है कि कोशिका आपस में संगठन होती है एक विशेष कार्य को करने के लिए, तो वो जो संगठन हुई उस संगठन को क्या कहते हैं? यानी कि आप लोग इस तरह ही बोल सकते हैं उस संगठन से क्या बनता है। तो मैं आपको बता दूं, कई सारे कोशिकाएं आपस में मिलकर एक उत्तक बनाते हैं, और एक उत्तक कई सारे उत्तक आपस में मिलकर एक अंग बनाते हैं, और कई सारे अंग मिलकर एक पूर्ण विकसित शरीर बनाते हैं। तो आप लोग को याद हो गया होगा। तो जो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, कई सारे कोशिकाएं मिलकर उत्तक बनाते हैं, यानी उत्तक आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 35 का। तो दोस्तों जो 36 का क्वेश्चन है वो है तना के शीर्ष अस्थिभाग में कौन सा उत्तक पाया जाता है? आपको बताना है कि तना का जो शीर्ष अस्थिभाग होता है उसमें कौन सा उत्तक पाया जाता है। तो उसमें विभुज्योतक पाया जाता है, ये नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब 37 के क्वेश्चन पर आते हैं। पौधे में पत्तियों द्वारा बने हुए भोजन का संवहन पौधे के सभी भागों में कौन अंग करता है? क्वेश्चन में आपको सीधा सा कह रहा है कि जो अब पौधा जो होता है वो भोजन बनाता है भाई, चलो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा, तो वो भोजन का जो संवहन करता है यानी ट्रांसपोर्टिंग कौन सा चीज करता है, यानी पेड़ के सारे अंगों में कौन सा चीज भोजन को पहुंचाता है। तो उसका जो सही आंसर हो जाएगा वो आपका बी नंबर का फ्लोएम हो जाएगा राइट आंसर, यानी 37 का फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है पादप के सभी भागों में। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 38 पर आते हैं। तो जो 38 का क्वेश्चन है, अस्थि एवं मांसपेशियों को जोड़ने वाली रचना है, यह टेंडेला होता है। अस्थि और मांसपेशी को कौन जोड़ता है? टेंडेला जोड़ता है, यानी 38 का बी नंबर। अब चलिए 39 का आते हैं। नारियल के रेशे में कौन उत्तक पाया जाता है? तो मैं आपको बता दूं, जो नारियल जो बना होता है वो उसके ऊपर एक रेशा होता है, तो वह रेशा किसका होता है? तो वो जो रेशा होता है स्क्लेरन कायमा का होता है, यानी सी नंबर का ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट 40 का है, 40 है, वो हम लोग उस पर बात करते हैं। वो है अस्थि एक उत्तक है। आपको बताना है कि अस्थि एक उत्तक है, मतलब वो कौन सा उत्तक है? तो वो एक संयोजी उत्तक है, ए नंबर का ऑप्शन। तो चलिए इस तरह करके हमारा ये 40 क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद लगा होगा, पसंद लगा तो लाइक कीजिएगा। और हाँ, आप लोगों ने अभी तक जिन्होंने भी प्रीतम एकेडमी को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले, और नोटिफिकेशन को ऑल करना ना भूलें।